वेलकम बाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस 27 जुलाई के करंट अफेयर। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में खबरों में रही कंपनी अकामाई टेक्नोलॉजीज इंक का मुख्यालय कहाँ पर है। अब ये जो कंपनी है अकामाई टेक्नोलॉजीज इंक, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी पिछले 22 जुलाई को बहुत सारी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अमेज़न, जोमेटो वगैरह, तो ये सब वेबसाइट चल नहीं रही थी। तो इसका जो कारण था वो ये था कि अकामाई टेक्नोलॉजीज इंक का जो डीएनएस था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो अब ये कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई फॉर योर एग्जाम। तो हाल ही में खबरों में रही कंपनी अकामाई टेक्नोलॉजीज इंक का जो मुख्यालय है ये आपको मिलेगा अमेरिका के मैसाचुसेट्स में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। तो अकामाई एक ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ क्लाउड सर्विस पर भी काम किया जाता है। ये कंपनी दुनिया की ज़्यादातर बड़ी वेबसाइट को सर्विस देती है। अकामाई में समस्या आने की वजह से इन वेबसाइटों पर असर पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही लगभग 45 मिनट तक दुनिया की कई बड़ी वेबसाइट और ऐप्स डाउन रहे थे। इसमें अमेज़न, पेटीएम से लेकर अमेरिकी बैंक्स और डेल्टा एयरलाइंस की वेबसाइट भी शामिल रहीं। तो इसकी वजह क्या थी कि अकामाई के डीएनएस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। कंपनी ने स्टेटमेंट जारी किया था ट्विटर पर और ये कहा था कि इसे ठीक कर लिया गया है। वेबसाइट और ऐप्स अब नॉर्मल काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस साल ये दूसरा मौका है जब दुनिया भर की कई वेबसाइट्स एक साथ डाउन हो गई थी। अच्छा, अकामाई की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1998 में हुई थी और यह एक इंटरनेट होस्टिंग सर्विसेज की कंपनी है। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है जॉर्ज एच कॉनरेड्स। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को किस नाम से रीब्रांड किया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने खुद को नीवा बूपा स्वास्थ्य बीमा के नाम से रीब्रांड कर लिया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब नीवा बूपा के एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन ने कहा है कि मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे अब नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा, ने खुद को नीवा बूपा नाम से रीब्रांड किया है। यह स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और इस साल दिसंबर तक अपने ब्रांड ट्रांजिशन को पूरा करने की कोशिश करेगी। तो ये कौन है? ये है नीवा बूपा के एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन। तो नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया था? 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या फिर 25 जुलाई? तो देखो, जो वर्ल्ड ब्रेन डे होता है ये मनाया गया था अभी हाल ही में 22 जुलाई को। आपको याद होगा, मैंने बताया था इसके बारे में आपको। तो 22 जुलाई को मनाया गया था वर्ल्ड ब्रेन डे। अच्छा, 23 जुलाई को क्या मनाया गया था ये बताओ? और 24 जुलाई, दोनों ही डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, 23 जुलाई को मनाया गया था राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया था, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ठीक है। और 24 जुलाई को मनाया गया था गुरु पूर्णिमा था। साथ ही साथ आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के रूप में भी इसे मनाया गया था। तो सभी डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 जुलाई को कोई दिवस नहीं है। तो ये बाकी के 3 दिन आप याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ कि अभी हाल ही में जुलाई के महीने में ही वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया गया था। वर्ल्ड जूनोसिस डे, तो ये कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 6 जुलाई को। अब एक प्रश्न और पूछूंगा जिसका उत्तर आपको लिख के देना है। ठीक है। तो बताओ कि राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया था कब? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, तो ये कब मनाया गया था ये बताओ आप। और बात करते हैं विश्व मस्तिष्क दिवस के बारे में। तो वर्ल्ड ब्रेन डे जो कि 22 जुलाई को मनाया गया, तो 2021 में इसकी थीम क्या है? स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये स्क्लेरोसिस क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ को प्रभावित करती है। तो याद रखना कि WFN यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के अनुसार इस रोग से विश्व स्तर पर सभी उम्र के 2.8 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। तो विश्व मस्तिष्क दिवस ये होता है 22 जुलाई को, याद रखना। हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से नवाजा गया है? अलेक्जेंडर डेलरिम्पल ये एक पुरस्कार है। तो इससे जो है किसको सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किए गए हैं वाइस एडमिरल विनय बधवार। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को ब्रिटिश सरकार ने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेम्परिल पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अलेक्जेंडर डेम्परिल पुरस्कार, वाइस एडमिरल विनय बधवार। अगर आपने एमपीपीसीएस के जो प्रश्न आए थे अगर उसको नहीं देखा है तो जरूर देख लेना।
प्रश्नों का जो ट्रेंड है काफ़ी बदल रहा है। और अब आप ये भी देखो कि सिलेबस पर ही नहीं चल रहे हैं लोगों मतलब कि एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक खासतौर से जो विविध होता है ना, विविध, उस पर तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो वाइस एडमिरल बदवार ने ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस से पुरस्कार प्राप्त किया था। अच्छा, मैं आपको बता दूं बीच में कि MPPCS के लिए जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उस पर एक वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, तो उसको देख लेना और वहीं पर आपको PDF भी मिल जाएगी। तो देखो, बुधवार को 2019 में प्रतिष्ठित पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब? 2019 में ही, लेकिन बीच में आ गया क्या? कोविड-19, तो इसकी वजह से यह पुरस्कार उन्हें अब जाके दिया गया है। तो अलेक्जेंडर डेम्परिल पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। 22 और 23 जुलाई 2021 को G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता बैठक कहाँ पर हुई? वेरी इंपॉर्टेंट, G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों। अच्छा, ये बताओ कि G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो किस वर्ष होगा जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा? तो 2023 वाला, याद रखना इसको। और 2022 में जो G20 का शिखर सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इंडोनेशिया करेगा, ये भी याद रखना। और अभी हाल ही में G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की जो वार्ता बैठक हुई है ये नेपल्स में हुई है। ये बताओ कि नेपल्स कहाँ पर है? तो ये देखो, इटली में है, ठीक है, याद रखना। और 22 और 23 जुलाई को रूस और अमेरिका में जो जंगल में आग लगी है और पश्चिमी यूरोप में जो विनाशकारी बाढ़ आई है उसको लेकर 20 देशों के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री नेपल्स में बातचीत कर रहे हैं। अब ये जो G20 है तो इसमें 19 देश हैं और एक क्या है? एक यूरोपियन यूनियन भी है। तो 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन मिलकर बनता है G20, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताओ कि G20 की स्थापना कब हुई थी? अब ये आप बताओगे मुझे कमेंट करके। ये बताओ कि रीन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 नामक जो रिपोर्ट आई है इसको किसने जारी किया है? रीन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया नामक जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको आप कहते हो IEA, ने मिलकर जारी किया है। अच्छा, बताओ कि IEA का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो पेरिस में है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसके चेयरपर्सन कौन है? ये है फेथ बेरोल, ये भी याद रखना। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत की जो ऊर्जा प्रणाली है वो रीन्यूएबल ऊर्जा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक इसे 450 गीगावाट तक इंटीग्रेट किया जा सकता है, बशर्ते कि एक उचित योजना, एडवांस टेक्नोलॉजी, नियामक जो नीति है और संस्थागत समर्थन इसमें हासिल हो। मतलब अभी कई सारी चीज़ें हैं जिसको इंटीग्रेट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और इस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। विश्व का पहला स्वच्छ कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर को कौन सा देश विकसित करेगा? अब तक जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से तो काफ़ी खतरनाक होते ही हैं, क्योंकि इसमें ज़रा सी गलती हुई तो चेरनोबिल हादसा आपको याद होगा। चेरनोबिल दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनने वाला था, लेकिन वहाँ पर जब चेरनोबिल का हादसा हुआ तो वहाँ पर बस केवल अवशेष ही मात्र बचे हुए हैं। तो ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं वो भी हो जाती हैं। फिलहाल एनर्जी का अपार स्रोत होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो एक स्वच्छ कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की घोषणा की गई है चीन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी का नहीं बल्कि नमक का प्रयोग किया जाएगा, पिघला हुआ नमक, जिसको मॉल्टन साल्ट कहेंगे। और इस रिएक्टर में यूरेनियम के बजाय थोरियम का प्रयोग किया जाएगा। पिघला नमक जब हवा के संपर्क में आता है तो जल्दी से जम जाता है और इस प्रकार ये थोरियम को इंसुलेट करेगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर जहाँ पर पानी वगैरह नहीं है वहाँ पर भी ऐसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो लगाए जा सकेंगे। जैसे कि रेगिस्तान हो गया तो वहाँ पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जा सकते हैं। ओलंपिक में 25 साल में पुरुष एकल स्पर्धा में जीत दर्ज करने वाले पहले जबकि कुल तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहा है उसमें जो मेन सिंगल्स स्पर्धा हो रही है टेनिस की, उसमें लगभग 25 सालों के बाद कोई भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने यह स्पर्धा जीती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपकी परीक्षा के लिए। तो ओलंपिक में 25 साल में पुरुष एकल स्पर्धा में जीत दर्ज करने वाले पहले जबकि कुल तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं, इनका नाम है सुमित नागल, ऑप्शन सी। अच्छा, सुमित नागल कहाँ के हैं? ये हरियाणा के हैं। अब आपको ये बता दें कि सुमित नागल जो कि हरियाणा के हैं, तो सुमित नागल ओलंपिक में 25 साल में पुरुष एकल स्पर्धा में जीत दर्ज करने वाले पहले जबकि कुल तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। और सुमित नागल ने उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन को हराया है। डेनिस इस्तोमिन जो कि कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के हैं।
अब नागल का सामना दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी रूस के डेनियल मेदवेदेव से होगा। डेनियल मेदवेदेव ये काफ़ी जो है चर्चित और अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। इसके बाद जीशान अली ने, देखो इसके पहले जीशान अली ने सियोल ओलंपिक में 1988 में 1988 में पराग्वे के विक्टो काल्बेरो को हराया था। तो पहली बार तो जीशान अली ने हराया था। इसके बाद फिर लिएंडर पेस ने हराया था। लिएंडर पेस ने ब्राज़ील के फर्नांडो मेजिलेनी को हराया था। कब? अटलांटा ओलंपिक, जो कि कब हुआ था? 1996 में हुआ था, और कांस्य पदक भी जीता था। तो जीशान अली और लिएंडर पेस के बाद सुमित नांगल का नाम अब याद रखा जाएगा। और पेस के बाद से कोई भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में एकल मैच नहीं जीता। सोमदेव वर्मन और विष्णुवर्धन लंदन ओलंपिक 2012 में पहले दौर में ही बाहर हो गए थे। नांगल ओलंपिक से पहले अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में वो नहीं थे, लेकिन फिलहाल वो प्रदर्शन बहुत ही शानदार कर रहे हैं। भारतीय शटलर सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ओलंपिक के अपने पहले ही मुकाबले में दुनिया की तीसरे नंबर की चीनी ताइपे की जोड़ी यांगली और चीलिन वांग को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इनके बारे में हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य की पैरा निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है? रुबीना फ्रांसिस, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये कहाँ की हैं? ये मध्य प्रदेश की हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश की शूटर रुबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक को जीता है और कुल 238.1 अंक हासिल कर चुकी तुर्की की आयसेगुल पहलवान के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस जीत ने उन्हें टोक्यो समर पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए कोटा भी दिलाया है। अच्छा, ये बताओ कि टोक्यो के समर ओलंपिक ये कब से शुरू होंगे? तो ये 23 अगस्त से शुरू होंगे, ठीक है। अब वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं, ठीक है। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक वहाँ पर चल रहे हैं। अगस्त के महीने में पैरालंपिक खेल शुरू होगा, तो उसमें रुबीना फ्रांसिस भी पार्टिसिपेट करेंगी। हाल ही में किसने पूर्व सांसद याल मंचली शिवाजी द्वारा लिखित पुस्तक पल्लेकू पट्टाभिषेकम का विमोचन किया है? तो अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पल्लेकू पट्टाभिषेकम जिसका विमोचन किया गया है किसके द्वारा? वेंकैया नायडू के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब 3 किताबें मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद रखना है। तो देखो, एक तो हो गया आपका पल्लेकू पट्टाभिषेकम। ये जो किताब है ये ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। दूसरी किताब कल मैंने आपको बताया था, बैंक विद ए सोल एक किटास, ये किताब लिखी गई है डॉक्टर सी के गैरियाली के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आ रहा है एक किताब और, इसका नाम है रीनेग्रेड्स बॉर्न इन यूएसए। ये किताब बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टन ने मिलकर लिखी है। ये तीनों ही किताबें आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अब बात करते हैं क्विज नंबर 204 की। प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये MPPCS का प्रश्न था जो कि 25 जुलाई को हुई थी परीक्षा। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए। तो आप सभी के जो उत्तर रहे बहुत ही शानदार रहे। और अब आ रही है क्विज नंबर 205 की। बताओ कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? प्रश्न पूछा गया था UPPCS 2020 प्री की परीक्षा में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 2018, 2017, 2020 या फिर 2019? और लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हो तो आओ टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको हर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। और मंथली PDF की वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तब आप इसे लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद।